हम पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन एवं गोलीय दर्पण के उपयोग। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। क्या है रेखीय आवर्धन? गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन, देखिए किसी वस्तु का गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यानी किसी वस्तु का गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं एवं इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यानी स्मॉल m इक्वल टू होता है, स्मॉल m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। यदि प्रतिबिंब की लंबाई को a डैश b डैश से व्यक्त करें और वस्तु की लंबाई को ab से व्यक्त करें तो रेखीय आवर्धन m इक्वल टू होगा a डैश b डैश अपॉन ab। यदि वस्तु की लंबाई, इमेज की लंबाई को I से व्यक्त करें और वस्तु या ऑब्जेक्ट की लंबाई को O से व्यक्त करें तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m इक्वल टू होगा I अपॉन O। तो ये है रेखीय आवर्धन। यानी किसी वस्तु का गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इससे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब देखिए स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए हम अवतल दर्पण पर विचार करते हैं। ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसमें अंदर दबी हुई सतह परावर्तक होती है। वह है गोलीय दर्पण जिसमें अंदर दबी हुई सतह परावर्तक होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, ये दर्पण का फोकस F। ध्रुव से फोकस की दूरी और फोकस से वक्रता केंद्र की दूरियां बराबर होती हैं। ये वक्रता केंद्र C, ये मुख्य अक्ष, ये वस्तु है AB, वस्तु AB। देखिए वस्तु के शीर्ष से ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, क्योंकि ध्रुव पर मुख्य अक्ष अभिलंब होती है तो ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित प्रकाश किरण भी मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाती है। यानी ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जिस कोण पर आपतित होती है, परावर्तित प्रकाश किरण भी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। देखिए ये ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण है। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, मान लीजिए इस कोण का मान थीटा है तो परावर्तित प्रकाश किरण भी थीटा कोण पर परावर्तित होगी। यानी मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए ही परावर्तित होगी। ये परावर्तित प्रकाश किरण, ये भी मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है।
इसी प्रकार फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आपतित हो रही है गोलीय दर्पण की सतह पर, अवतल दर्पण की सतह पर, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यहाँ काट रही है, यानी ये बन गए इसका प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से व्यक्त कर रहे हैं अपन। तो यहाँ ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है। चित्र की ज्यामिति में देखिए त्रिभुज पी ए बी और दूसरा त्रिभुज पी ए डैश बी डैश, इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण थीटा और ये कोण थीटा, ये दोनों कोण समान है। इसमें ये ए डैश पर बना कोण 90 डिग्री है, तो इसमें ए पर बना कोण 90 डिग्री है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषता होती है? भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी इन दोनों, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी इनकी लंबों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिए चित्र की ज्यामिति में, चित्र की ज्यामिति में त्रिभुज पी ए बी व त्रिभुज पी ए डैश बी डैश की समरूपता से, इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता से ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू होगा, यानी इस त्रिभुज का लंब अपॉन इस त्रिभुज का लंब, ये होगा इस त्रिभुज का आधार अपॉन इस त्रिभुज का आधार। यानी त्रिभुज पी ए डैश बी डैश का लंब अपॉन त्रिभुज पी ए बी का लंब, ये किसके बराबर होगा? त्रिभुज पी ए डैश बी डैश का आधार अपॉन त्रिभुज पी ए बी का आधार, यानी पी ए डैश अपॉन पी ए। इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं इसको। तो एक बार पुनः समझ ले, चित्र की ज्यामिति में देखिए दो त्रिभुज, एक तो पी ए बी और दूसरा त्रिभुज है पी ए डैश बी डैश। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर होगा पी ए डैश अपॉन पी ए। अब ए डैश बी डैश यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई है और ए बी वस्तु की लंबाई है। यदि प्रतिबिंब की लंबाई को आई से और वस्तु की लंबाई को ओ से व्यक्त करें तो देखिए यहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनता है। मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नापी गई दूरियां अपन धनात्मक लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ इमेज की लंबाई को ऋणात्मक लेंगे, जबकि ऑब्जेक्ट की लंबाई को, वस्तु की लंबाई को धनात्मक लेंगे। यानी ए डैश बी डैश को अपन लिखेंगे माइनस आई, ए डैश बी डैश को लिखेंगे माइनस आई अपॉन ए बी को लिखेंगे ओ। ऑब्जेक्ट की लंबाई को ओ से लिख रहे हैं, इमेज की लंबाई को आई से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ इमेज प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है, इसलिए इसकी लंबाई को लिखेंगे अपन माइनस आई, ऑब्जेक्ट की लंबाई को लिखेंगे ओ, इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। देखिए पी ए डैश दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है जिसको v से लिखते हैं, और पी ए दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है जिसको u से लिखते हैं। लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव से बाईं ओर, यानी प्रकाश किरणों के संचरण की दिशा के विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो अवतल दर्पण के लिए यहाँ वस्तु की दूरी जो है वो भी ऋणात्मक है और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक है। तो पी ए डैश का मान लिखेंगे अपन माइनस वी,
प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही ऋणात्मक हैं क्योंकि ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरियां अर्थात प्रकाश किरणों के संचरण की दिशा के विपरीत नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जबकि ध्रुव से दाईं ओर अर्थात प्रकाश किरणों के संचरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक लेते हैं। तो पी ए डैश का मान होगा -v और पी ए का मान होगा -u, -v बटा -u। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस के निशान को अपन दूसरी साइड ले लें तो इसको लिख सकते हैं अपन I/O इक्वल टू -v/u। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। यहाँ I/O यानी समीकरण 3 का उपयोग यदि समीकरण 1 में करें तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर आता है -v/u। ये है रेखीय आवर्धन -v/u। यहाँ माइनस का जो चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। माइनस का निशान m का मान यदि ऋणात्मक है इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, m का मान यदि धनात्मक प्राप्त होता है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो m बराबर होगा -v/u। यदि इस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f हो तो फोकस दूरी f प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u में संबंध होता है, क्योंकि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको अपन दर्पण सूत्र भी कहते हैं या u, v व f में संबंध कहते हैं या दर्पण समीकरण कहते हैं। यहाँ से अपन यदि v/u का मान निकालें तो आप इस समीकरण को v से गुणा कर दीजिए। यदि इस समीकरण को v से गुणा कर दें तो इसको लिख सकते हैं v/f बराबर 1 प्लस v/u। यदि 1 को इस साइड ले लें अपन तो v/u का मान अपन लिख सकते हैं v/f -1 या v/u बराबर, इसमें लघुत्तम ले लें f तो ये लिख सकते हैं v-f। यदि ये मान अपन समीकरण 4 में पुट कर दें तो रेखीय आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला प्राप्त होता है -v-f/f। तो जो समीकरण 4 है वो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला v और u के पदों में, और ये जो समीकरण 6 प्राप्त हुआ इसमें रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है v और f के पदों में। अपन u और f के पदों में भी रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दर्पण सूत्र से अपन ये जानते हैं, क्योंकि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यहाँ से देखिए 1/v का मान निकालना चाहे तो 1/u को दूसरी साइड ले लें तो 1/f माइनस 1/u या 1/v बराबर, इसमें लघुत्तम आएगा uf, तो ये हो जाएगा u-f। यदि इसको उलट दें तो v का मान आ जाएगा u इंटू f बटा u-f। इस u को इस साइड ले लें तो v/u का मान प्राप्त होता है f बटा u-f। समीकरण नंबर 7। इस समीकरण 7 से v/u का मान समीकरण 4 में रख दें तो रेखीय आवर्धन का एक फॉर्मूला प्राप्त होता है अपने को m इक्वल टू -f/u-f। तो ये रेखीय आवर्धन के 3 फॉर्मूले हैं। देखिए रेखीय आवर्धन का पहला फॉर्मूला v और u के पदों में, रेखीय आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला v और f के पदों में,
और रेखीय आवर्धन का तीसरा फॉर्मूला u और f के पदों में। तो रेखीय आवर्धन m बराबर माइनस वी अपॉन यू, या रेखीय आवर्धन m बराबर होता है माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ, या रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होगा माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो ये रेखीय आवर्धन के तीन फॉर्मूले हैं। क्या है रेखीय आवर्धन? किसी वस्तु का गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। जबकि प्रतिबिंब के क्षेत्रफल एवं वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के आयतन एवं वस्तु के आयतन के अनुपात को आयतन आवर्धन कहते हैं। लेकिन अपने कोर्स में केवल रेखीय आवर्धन का अध्ययन ही है, इसलिए अपन यहाँ रेखीय आवर्धन का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को कहते हैं। रेखीय आवर्धन से कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं? रेखीय आवर्धन से प्राप्त जानकारियां, रेखीय आवर्धन से प्राप्त जानकारियां क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं रेखीय आवर्धन से? देखिए, पहली जानकारी, यदि m का मान m ऋणात्मक है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा एवं उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। इसका मतलब जब m ऋणात्मक प्राप्त होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होगा। जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक, उल्टा एवं वास्तविक होगा। दूसरी जानकारी, यदि m धनात्मक है, m धनात्मक, धनात्मक होने का मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा और सीधा प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो सीधा एवं आभासी होगा। तीसरी जानकारी, m इज ग्रेटर देन 1 हो, यदि m का मान 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई से, वस्तु की लंबाई से अधिक होगी। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई इज ग्रेटर देन वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होगी। देखिए, वास्तव में m से ये जानकारी प्राप्त होती है रेखीय आवर्धन से कि किसी वस्तु का गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी गुनी है। जैसे m का मान 1.5 प्राप्त होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 1.5 गुना होगी, मतलब 1.5 गुना होगी। यदि m का मान 2 प्राप्त होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 2 गुनी होगी, 2 गुनी होगी। यदि m का मान 3 प्राप्त होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 3 गुनी होगी। यानी रेखीय आवर्धन से ये जानकारी प्राप्त होती है कि किसी वस्तु का गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की कितनी गुनी होगी। ये रेखीय आवर्धन से जानकारी प्राप्त होती है। चौथा, यदि m का मान 1 से छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कम होगी। जैसे m का मान 0.5 है, इसका मतलब
प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की 0.5 गुनी होगी, यानी 1/2 गुनी होगी, यानी आधी होगी। यानी m का मान यदि 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम होगी। 5 नंबर, यदि m का मान 1 के बराबर है, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होगी। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई परस्पर इक्वल होंगी, तो अपने को ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। यानी m से ये जानकारी प्राप्त होती है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। ये रेखीय आवर्धन से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु रेखीय आवर्धन से यह जानकारी प्राप्त नहीं होती कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये जानकारी रेखीय आवर्धन से प्राप्त नहीं होती है। प्रतिबिंब की स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं होती। रेखीय आवर्धन से प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी वास्तविक है या आभासी है, उल्टा है या वास्तविक है, प्रतिबिंब का जो आकार है या प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से ज़्यादा होगी, यानी कितनी गुनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी या बराबर होगी। ये जानकारी रेखीय आवर्धन से प्राप्त होती है। देखिए, अब अपन पढ़ेंगे इस गोलीय दर्पण के उपयोग क्या हैं। अपन गोलीय दर्पण के बारे में, क्या है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, शब्दार्थ और गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण जो 1/f बराबर होता है 1/v + 1/u, और गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन, ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। आंकिक प्रश्नों में जब इन फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे, चाहे वो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हो, चाहे दर्पण सूत्र हो, 1/f बराबर 1/v + 1/u, इसका उपयोग कर रहे हैं, या m बराबर -v/u, या m बराबर -v - f/f, या m बराबर -f/u - f, यानी रेखीय आवर्धन के फॉर्मूले या दर्पण समीकरण का जब भी उपयोग करेंगे, जो तब दी गई जो राशियां हैं, जिन राशियों के मान दिए हुए हैं, दी गई राशियां सदैव चिन्ह के साथ प्रयुक्त करेंगे। फॉर्मूले में जब मान पुट करेंगे, चाहे u, v या f का, जिन दो राशियों के मान दिए हुए होंगे उन राशियों के मान चिन्ह के साथ प्रयुक्त किए जाएंगे, पुट किए जाएंगे, तो अज्ञात राशि का मान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये धनात्मक या ऋणात्मक जो भी प्राप्त होगा वो स्वतः प्राप्त होगा। लेकिन दी गई राशियों के मान सदैव इन फॉर्मूलों में चिन्ह के साथ प्रयुक्त किए जाएंगे। ये एक विशेष बात है जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जब भी किसी आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इन फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे, तो दी गई राशियों के मान सदैव चिन्ह के साथ प्रयुक्त करेंगे, तो अज्ञात राशि का मान धनात्मक या ऋणात्मक जैसा भी होगा वो स्वतः प्राप्त होगा। तो एक ये विशेष बात ध्यान रखनी है। अब अपन पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के उपयोग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन उत्तल दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के उपयोग, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। यानी मोटर वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो एक तो मोटर वाहनों में, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य
स्पष्ट दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो पीछे जो भी वाहन आते हुए वो वाहन सीधे दिखाई दें, इसलिए मोटर वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, स्ट्रीट लाइटों में प्रकाश को फैलाने के लिए जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट, उनमें प्रकाश को फैलाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो पहला, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, स्ट्रीट लाइटों में प्रकाश को फैलाने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरणें आपतित होती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे ये आपका उत्तल दर्पण है, जिसमें बाहर की ओर उभरी हुई सतह परावर्तक होती है, वो उत्तल दर्पण होता है। इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। तो प्रकाश किरणों को फैलाने के लिए स्ट्रीट लाइटों में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। देखिए, नाई की दुकान में जो हजामती दर्पण है उसमें हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नाई की दुकान में हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये अवतल दर्पण होता है। जो हजामती दर्पण है वो अवतल दर्पण होता है। दूसरा, सौर तापन युक्तियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है प्रकाश को एक जगह फोकस करने के लिए, क्योंकि अपन ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें यदि अवतल दर्पण की सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर जाकर मिलती हैं। तो प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकस करने के लिए सौर तापन युक्तियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ चिकित्सकीय उपकरणों में शरीर के किसी सूक्ष्म भाग की जांच करने के लिए भी प्रकाश किरणों को उस सूक्ष्म भाग पर फोकस करना पड़ता है। तो ऐसे चिकित्सकीय उपकरणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जैसे ईएनटी के डॉक्टर हैं, वो अपने चिकित्सकीय उपकरण में नाक कान के किसी सूक्ष्म हिस्से की जांच करने के लिए, उसको स्पष्ट रूप से देखने के लिए प्रकाश को फोकस करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कुछ चिकित्सकीय उपकरणों में प्रकाश किरणों को फोकस करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चिकित्सकीय उपकरणों में कुछ चिकित्सकीय उपकरणों में जहां प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर फोकस करने की आवश्यकता होती है, ऐसे चिकित्सकीय उपकरणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा है आपका टेबल लैंप और एक आपका वाहनों की हेडलाइट। इनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में अपन ये जानते हैं मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं।
यदि अवतल दर्पण के फोकस पर प्रकाश स्रोत है तो फोकस से, उस प्रकाश स्रोत से अवतल दर्पण की सतह पर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और इसी कंसेप्ट पर आधारित हैं टेबल लैंप और वाहनों की हेडलाइटें। तो टेबल लैंप और वाहनों की हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका दर्पण का, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन एवं दर्पण के उपयोग।